जयपुर शहर की पुरानी लेकिन प्रतिष्ठित कॉलोनी में रोहित मेहरा का बड़ा सा घर था। बाहर से देखने पर लगता था जैसे ये घर खुशियों से भरा होगा। ऊंची दीवारें, सुंदर बालकनी और दरवाजे पर लगी नेम प्लेट मेहरा निवास। कव्या जब पहली बार दुल्हन बनकर उस घर में आई थी तो उसके मन में भी अनगिनत सपने थे। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, मामा मामी ने पाला था। उसने हमेशा सोचा था शादी के बाद अपना घर होगा जहां मुझे अपनापन मिलेगा। रोहित पढ़ा लिखा, स्मार्ट और अच्छी नौकरी वाला था। शादी के शुरुआती कुछ दिन सच में किसी सपने जैसे थे। रोहित मुस्कुराकर बात करता, माँ सरोज देवी प्यार से सिर सहलाती। घर में एक और सदस्य थी, रोहित की भाभी नंदिनी। नंदिनी विधवा थी। उसके पति की मौत 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। देखने में बेहद सजी धजी, मीठी बात करने वाली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे कव्या समझ नहीं पाती थी। शुरुआत में नंदिनी ने कव्या का स्वागत बड़े प्यार से किया। अरे देवरानी, तुम तो बहुत सुंदर हो। रोहित की किस्मत खुल गई, वो मुस्कुराकर कहती, लेकिन उस मुस्कान के पीछे ईर्ष्या की आग थी। कुछ ही हफ्तों में नंदिनी ने अपना खेल शुरू कर दिया। एक शाम रोहित ऑफिस से लौटा तो नंदिनी चाय लेकर उसके कमरे में गई। देवर जी, आप थक जाते होंगे ऑफिस में, और कव्या तो अभी नई है, उसे क्या समझ घर गृहस्थी की। रोहित ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, सीख जाएगी। नंदिनी ने लंबी सांस ली और कहा, सीख तो जाएगी, लेकिन आपके स्टेटस के हिसाब से थोड़ी मॉडर्न होनी चाहिए। आपकी पार्टियों में वो बिल्कुल फिट नहीं बैठती, लोग क्या कहेंगे। रोहित चुप हो गया। बीज बो दिया गया था। धीरे धीरे नंदिनी रोहित के सामने कव्या की छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी। आज नमक ज्यादा था, आज उसने मम्मी की दवाई समय पर नहीं दी, फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। कव्या हैरान रहती, उसे समझ नहीं आता कि रोहित अचानक इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया। एक रात रोहित ने पहली बार उस पर हाथ उठाया। कारण, शर्ट सही तरह से प्रेस नहीं हुई थी। तमाचा इतना तेज था कि कव्या के कानों में घंटियां बजने लगी। सरोज देवी भाग कर आईं। रोहित, बहू पर हाथ क्यों उठाया? रोहित झल्ला उठा। माँ, आप बीच में मत पड़िए, इसे सुधरना होगा। कव्या के लिए वो पहला झटका था, लेकिन आखिरी नहीं। कुछ महीनों बाद कव्या गर्भवती हुई। उसे उम्मीद थी शायद अब सब बदल जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि बेटी हुई है तो कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने होठ सिकोड़ते हुए कहा, अरे, पहला ही बच्चा बेटी, खानदान का वारिस कौन देगा? रोहित का चेहरा उतर गया। कव्या ने पहली बार महसूस किया उसकी कोख भी जैसे अपराध बन गई थी। सरोज देवी ने बच्ची को गोद में लेकर कहा, बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन नंदिनी ने वहीं ताना मारा, लक्ष्मी नहीं, जिम्मेदारी होती है। आन्या के जन्म के बाद घर का माहौल और ठंडा हो गया था। जहां एक माँ अपनी नवजात बेटी को सीने से लगाकर सुकून ढूंढती है, वहीं कव्या हर पल किसी अनजाने डर में जीने लगी थी। डिलीवरी के सिर्फ 3 दिन बाद ही नंदिनी ने कमरे का दरवाजा खोला और तेज आवाज में बोली, बहुत आराम हो गया महारानी, अब उठो, घर खुद नहीं चलता। कव्या का शरीर अभी भी दर्द से टूटा हुआ था। टांकों में जलन, कमर में असहनीय पीड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से आन्या को पालने में रखा और रसोई की ओर चल पड़ी। सरोज देवी ने देखा तो आंखें भर आईं। नंदिनी, बहू को आराम करने दे। नंदिनी ने ठंडी हंसी हंसी, मम्मी जी, मैंने भी इस घर में बहुत काम किया है, ये कोई रानी बनकर नहीं आई। रोहित सब सुन रहा था, मगर चुप था। नंदिनी ने अब अपना असली खेल तेज कर दिया था। वो जानती थी रोहित भावुक है और उसकी बातों में जल्दी आ जाता है। एक शाम जब रोहित कव्या बच्ची को सुला रही थी, नंदिनी रोहित के कमरे में गई। आज उसने हल्की खुशबू वाला परफ्यूम लगाया था। साड़ी कुछ ज्यादा सजी हुई थी। देवर जी, आपसे कुछ कहूं? रोहित ने मोबाइल से नजर उठाई। हाँ भाभी, नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा। आपको नहीं लगता कव्या बदल गई है? दिन भर फोन पर रहती है। मैंने 2 बार देखा किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। रोहित के माथे पर लकीरें उभर आईं। किससे? पता नहीं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। झूठ का बीज फिर बो दिया गया। उस रात रोहित ने बिना किसी ठोस वजह के कव्या पर चिल्लाना शुरू कर दिया। किससे बात करती रहती हो? कव्या घबरा गई। माँ से, कभी कभी नीता से। झूठ मत बोलो। उसने फोन छीनकर जमीन पर दे मारा।
आन्या डरकर रोने लगी। चुप कराओ इसे, रोहित गरजा। कव्या ने बच्ची को सीने से चिपका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। नंदिनी दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। दिन बीतते गए। अब रोहित छोटी छोटी बात पर हाथ उठाने लगा। एक दिन रोटी थोड़ी मोटी बन गई, तमाचा। एक दिन चाय में चीनी कम थी, बाल पकड़कर घसीटना। एक दिन नंदिनी ने झूठ बोला कि कव्या ने उसे जवाब दिया। उस रात बेल्ट उठी। सरोज देवी बीच बचाव करती तो रोहित कहता, माँ आप कुछ नहीं जानती, ये औरत मुझे बेवकूफ बना रही है। कव्या टूट रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब नंदिनी ने आन्या को निशाना बनाना शुरू किया। देखो तो कैसी काली सी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। लड़की ही पैदा करनी थी तो शादी क्यों की? एक दिन जब आन्या सिर्फ 6 महीने की थी, वो रो रही थी। नंदिनी झुंझला कर बोली, इसे चुप कराओ, मेरा सिर फट रहा है। और उसने झटके से पालना हिला दिया। आन्या और जोर से रो पड़ी। कव्या दौड़कर बच्ची को उठाया। उसकी आंखों में पहली बार आग थी। मेरी बेटी को हाथ मत लगाइए। नंदिनी की आंखें सिकुड़ गईं। ओहो, अब जुबान चलने लगी, देवर जी को बताऊं? और उस रात फिर घर में तूफान आया। रोहित ने बिना सच जाने कव्या को धक्का दिया। वो दीवार से टकराई। आन्या उसके हाथों में थी। किसी तरह उसने बच्ची को गिरने से बचाया। उस रात कव्या ने पहली बार भगवान से पूछा, क्या बेटी होना इतना बड़ा अपराध है? लेकिन नंदिनी यहीं नहीं रुकी थी। अब उसने तय कर लिया था, या तो ये घर उसका होगा या फिर किसी का नहीं। अब घर नहीं रहा था, वो एक ऐसा मैदान बन चुका था जहां हर दिन कव्या को बिना हथियार के लड़ना पड़ता था। और सामने थी नंदिनी, चालाक, धैर्यवान और जहर की तरह धीमी। अब नंदिनी ने अपना खेल और बड़ा कर दिया था। एक दोपहर वो रोहित के पास गई, आंखों में नकली आंसू, आवाज में कांपती मासूमियत। देवर जी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ भाभी? नंदिनी ने दुपट्टा थोड़ा खिसकाया। वहां पर हल्का सा नीला निशान था। असल में वो निशान उसने खुद दीवार से टकराकर बनाया था। आपकी पत्नी ने मुझे धक्का दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने उससे कहा कि घर का काम ठीक से करे। रोहित का चेहरा तमतमा उठा। कव्या ने आपको हाथ लगाया? मैं तो उसे छोटी बहन मानती हूँ, पर वो मुझे दुश्मन समझती है। झूठ अब सच्चाई का रूप ले चुका था। उस रात जब रोहित घर लौटा, उसके कदमों में गुस्सा था। कव्या? उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। कव्या रसोई से बाहर आई। जी? अगले ही पल उसका हाथ कसकर पकड़ा गया। मेरी भाभी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ। और फिर वही धक्का, थप्पड़, अपमान। आन्या जो अब घुटनों के बल चलना सीख रही थी, कोने में बैठी रो रही थी। उसकी मासूम आंखों में डर भर चुका था। सरोज देवी ने रोकने की कोशिश की। रोहित, बिना सुने फैसला मत करो। लेकिन रोहित अब सुनने की स्थिति में नहीं था। नंदिनी दरवाजे के पास खड़ी थी, चेहरे पर दुख का मुखौटा, लेकिन आंखों में संतोष। दिन ब दिन स्थिति और खराब होती गई। नंदिनी ने अब मोहल्ले में भी फुसफुसाहट शुरू कर दी थी। बेचारी मैं, देवरानी मुझे मारती है, उल्टा मुझे ही दोष देती है। धीरे धीरे लोग कव्या को शक की नजर से देखने लगे। एक रात नंदिनी ने आखिरी दांव चला। वो रोहित के कमरे में गई, दरवाजा आधा बंद किया और अचानक जोर से चीखी, बचाओ! रोहित दौड़ कर आया। नंदिनी जमीन पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए। कव्या ने मुझे फिर धक्का दिया। कव्या स्तब्ध थी। मैं तो कमरे में ही नहीं थी। लेकिन रोहित ने कुछ नहीं सुना। उस रात हिंसा और भी बढ़ गई। कव्या को दीवार से जोर से धक्का दिया गया। उसकी पीठ में असहनीय दर्द उठने लगा। आन्या डर के मारे रो रो कर थक गई थी। और तभी नंदिनी ने एक और वार किया। देवर जी, मुझे लगता है ये लड़की भी बड़ी होकर अपनी माँ जैसी बनेगी। अभी से जिद्दी है, देखो कैसे चिल्ला रही है। कव्या का दिल जैसे चीर दिया गया। मेरी बेटी के बारे में कुछ मत कहिए, उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से ऐसे बात करने की? और फिर एक और वार। उस रात कव्या खून से नहीं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। उसने आन्या को सीने से लगाया और फुसफुसाई, मैं तुम्हें इस नर्क से बचाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन नंदिनी अब और बड़ा कदम उठाने वाली थी। वो चाहती थी कव्या सिर्फ घर से नहीं, रोहित की जिंदगी से भी हमेशा के लिए निकल जाए।
अब नंदिनी ने तय कर लिया था कि केवल झगड़े और मारपीट से उसका मकसद पूरा नहीं होगा। उसे ऐसा वार करना था जिससे कव्या की जिंदगी पूरी तरह बिखर जाए और रोहित की नज़र में वो हमेशा के लिए गिर जाए। कुछ दिनों तक उसने असामान्य रूप से शांत रहना शुरू किया। न मुस्कान, न शिकायत, बस गहरी सोच। कव्या को ये खामोशी और ज्यादा डराने लगी थी। एक शाम घर में सिर्फ नंदिनी और आन्या थी। कव्या कपड़े सुखाने छत पर गई हुई थी। अचानक नीचे से आन्या के रोने की तेज आवाज आई। कव्या भाग कर नीचे आई। आन्या फर्श पर बैठी थी, उसके पास खिलौने बिखरे थे। नंदिनी पास खड़ी थी। देखो तुम्हारी बेटी को, कितना बदतमीज बना रही हो इसे, नंदिनी चिल्लाई। कव्या ने आन्या को गोद में उठाया। क्या हुआ? मुझे धक्का दिया इसने, अभी से माँ जैसी हरकतें। कव्या समझ गई 6 महीने की बच्ची धक्का कैसे दे सकती है, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो अब हर चाल समझने लगी थी। लेकिन नंदिनी की असली योजना अभी बाकी थी। रात को जब रोहित घर लौटा, नंदिनी पहले से रोती हुई उसके सामने बैठी थी। देवर जी, मैं अब इस घर में सुरक्षित नहीं हूँ। रोहित चौंका। क्या मतलब? आज तो हद हो गई। कव्या ने कहा कि मैं आप पर बुरी नज़र रखती हूँ। उसने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया। कमरे में जैसे बम फटा हो। रोहित की आंखों में आग जल उठी। उसने ऐसा कहा? नंदिनी ने सिर झुका लिया। मैंने तो उसे हमेशा छोटी बहन माना। उसी समय कव्या अंदर आई। वातावरण देखकर ही उसका दिल बैठ गया। तुमने भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाया? रोहित गरजा। मैंने कुछ नहीं कहा, कव्या कांपते स्वर में बोली। झूठ! रोहित ने गुस्से में मेज पर रखा गिलास फेंक दिया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। आन्या डर के मारे चीख पड़ी। रोहित ने कव्या का हाथ पकड़कर झकझोरा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन सच्चाई अब बेकार थी। नंदिनी का झूठ भारी पड़ चुका था। उस रात पहली बार रोहित ने कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो, नहीं तो दरवाज़ा खुला है। ये शब्द किसी थप्पड़ से ज्यादा दर्दनाक थे। कव्या ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन अंदर कहीं आग जल चुकी थी। अगले दिन नंदिनी ने एक और चाल चली। उसने अपने हाथ में हल्का सा कट लगा लिया और मोहल्ले में खबर फैला दी कि कव्या ने गुस्से में उस पर चाकू से वार करने की कोशिश की। अब लोग खुलकर बातें करने लगे थे। बहू तो खतरनाक निकली, इतनी शांत दिखती है। कव्या का चरित्र, उसकी इज्जत, सब सवालों में घिर चुके थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे और आन्या अब 1 साल की हो चुकी थी। नंदिनी अब केवल कव्या को नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आन्या को निशाना बनाने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि माँ को तोड़ना है तो बेटी को डराओ। उस दिन रोहित ऑफिस गया हुआ था। घर में अजीब सी खामोशी थी। कव्या रसोई में थी और आन्या कमरे में अपने छोटे छोटे खिलौनों से खेल रही थी। अचानक नंदिनी कमरे में गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आन्या ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। बड़ी मम्मा? नंदिनी की आंखों में अजीब सी कठोरता थी। बहुत सिर चढ़ गई है तू, तेरी माँ की तरह। उसने आन्या के हाथ से खिलौना छीना और जोर से फर्श पर फेंक दिया। आन्या घबरा गई, उसकी आंखें भर आईं। रोएगी? चुप हो जा। नंदिनी ने उसका हाथ कस कर पकड़ा। बच्ची दर्द से सिसक उठी। उसी समय बाहर से कव्या ने आवाज सुनी। आन्या, क्या हुआ? अंदर से नंदिनी ने तेज स्वर में कहा, कुछ नहीं, मैं संभाल रही हूँ। कव्या को बेचैनी हुई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पल बाद नंदिनी ने दरवाज़ा खोला। आन्या की आंखें लाल थीं। वो माँ को देखते ही उससे लिपट गईं। क्या किया आपने? कव्या का स्वर कांप रहा था। तमीज सिखा रही थी, अभी से जिद करने लगी है, तेरी परवरिश का असर है। कव्या ने बेटी के हाथ पर लाल निशान देखा। उसका दिल जैसे चाकू से कट गया। बच्ची है वो, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नंदिनी तिरस्कार से हंसी। तो क्या हुआ? अभी से सीधा नहीं करोगी तो कल सिर चढ़ जाएगी। शाम को जब रोहित घर आया, नंदिनी फिर नाटक शुरू किया। आज तेरी बेटी ने मुझे काट लिया, देखो निशान। रोहित ने गुस्से से कव्या की ओर देखा। तुम उसे बिगाड़ रही हो। वो सिर्फ 1 साल की है रोहित, कव्या टूटती आवाज में बोली। मुझे बहाने मत दो। आन्या डर के मारे कोने में बैठ गई। जब भी आवाज ऊंची होती वो कांप जाती थी।
दिन बीतते गए। नंदिनी कभी आन्या को अंधेरे कमरे में बंद कर देती, कभी जानबूझकर उसे भूखा रख देती। माँ, भूख। आन्या की मासूम आवाज कव्या का दिल चीर देती। कव्या चोरी छुपके उसे खाना खिलाती। एक दिन नंदिनी ने सारी हदें पार कर दी। उसने आन्या के सामने कव्या को थप्पड़ मारा। देख अपनी माँ को, कितनी निकम्मी है, चीख पड़ी। मम्मा! वो दौड़कर माँ से लिपट गई। उसकी छोटी सी हथेलियां माँ के आंसू पोंछने लगी। उस पल कव्या अंदर से मर गई थी। अब दर्द सिर्फ उसका नहीं था, उसकी बेटी भी हर रोज जल रही थी। रात को कव्या ने सोती हुई आन्या को देखा। उसकी पलकों पर सूखे आंसू थे। उसने मन ही मन कसम खाई, अब बहुत हो गया। कव्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन उसके पीछे एक सख्त निर्णय भी जन्म ले चुका था। नंदिनी को लग रहा था कि उसने माँ बेटी को पूरी तरह अपने शिकंजे में कस लिया है। रोहित अब हर बात में उसी की सुनता था। घर में अगर कोई रोता था तो उसे ही दोषी ठहराया जाता था। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। आन्या हल्का सा बुखार लेकर उठी थी। उसका छोटा सा माथा तप रहा था। कव्या ने उसे सीने से लगाकर कहा, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तभी नंदिनी ने ताना मारा, हर छोटी बात में ड्रामा मत किया कर, बच्चों को थोड़ा कड़ा बनाना पड़ता है। कव्या ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। वो मेरी बेटी है, उसे तकलीफ होगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। नंदिनी को ये स्वर पसंद नहीं आया। वो तुरंत रोहित के पास पहुंची। देखो, तुम्हारी बीवी अब मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लगी है। रोहित ऑफिस जाने ही वाला था। उसका मूड पहले से खराब था। कव्या, वो गर्जा, घर में शांति नहीं रह सकती। मैं सिर्फ आन्या को डॉक्टर के पास। थप्पड़। कमरे में सन्नाटा छा गया। आन्या चीख पड़ी, पापा मम्मा को मत मारो। उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि एक पल को रोहित भी ठिठका, लेकिन नंदिनी ने तुरंत आग में घी डाला। देखा, यही सिखाया है इसे, बाप के खिलाफ बोलना। कव्या ने आंसू पोंछे। अब दर्द से ज्यादा उसके अंदर अपमान जल रहा था। उस दिन वो चुप नहीं रही। उसने रोहित से कहा, तुम्हें सच कभी दिखेगा भी या नहीं? क्या सच? रोहित ने तिरस्कार से पूछा। कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, कि तुम्हारी बेटी डर के साई में पल रही है। बीच में नंदिनी बोली, बस, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है ये। रोहित ने दीवार पर हाथ मारा। अगर तुम्हें इतना ही दुख है तो चली जाओ इस घर से। ये शब्द सुनकर कव्या का दिल बैठ गया, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाया नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। कव्या ने जाने की बात कही, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसकी बात सुनकर नंदिनी का चेहरा उड़ गया। उसे लगा था कि कव्या कभी हिम्मत नहीं करेगी। सुबह का सूरज जैसे किसी निर्णायक दिन की गवाही दे रहा था। घर के भीतर खामोशी थी, लेकिन वो सामान्य नहीं, तूफान से पहले की ठहरी हुई हवा जैसी। कव्या ने तय कर लिया था कि अब हर बात का सबूत जुटाएगी। सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने अपना पुराना मोबाइल निकाला, जिसे वो महीनों से इस्तेमाल नहीं कर रही थी। उसमें रिकॉर्डिंग की सुविधा थी। अब से हर बातचीत, हर चीख, हर आरोप वो चुपचाप रिकॉर्ड करेगी। फिर कव्या ने उस दिन भी नंदिनी को यही दिखाया कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। रात को जब सब सो गए, कव्या ने अपनी अलमारी खोली। कुछ कपड़े, जरूरी कागज और थोड़े पैसे उसने अलग रख दिए। आन्या उसके पास सो रही थी। उसकी सांसों की गर्माहट कव्या को ताकत दे रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। नंदिनी खड़ी थी। कहाँ जाने की तैयारी है? उसने धीमे लेकिन जहरीले स्वर में पूछा। कव्या ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, जहां मेरी बेटी सुरक्षित हो। नंदिनी मुस्कुराई। सोच लो, अगर तुम गई तो मैं रोहित को ऐसा भड़काऊंगी कि वो तुम्हें कभी वापस नहीं बुलाएगा, और शायद तुम्हारी बेटी भी तुमसे छीन ली जाए। ये सीधा वार था। कव्या का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। डराने की कोशिश मत करो, अब मैं नहीं डरूंगी। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ सत्ता खोने का डर था, दूसरी तरफ माँ का जागा हुआ साहस। सुबह क्या होगा कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था, अब कहानी मोड़ ले चुकी थी। अगले दिन नंदिनी फिर अपने असली रूप में आ गई। तो बड़ी बहादुर बन रही है आजकल, उसने तिरस्कार से कहा।
जाने का इरादा अभी भी है? कव्या ने शांत स्वर में कहा। मैं सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा चाहती हूँ। नंदिनी हंसी। सुरक्षा? तू इस घर में रहे या बाहर, तुझे जीवन में कभी चैन नहीं मिलेगा। तब कव्या ने कहा, मैं रोहित को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। ये सुनकर नंदिनी का चेहरा सख्त हो गया। वो पास आई और धीमे स्वर में बोली, तुझे लगता है रोहित तुझ पर विश्वास करेगा? वो मेरी बात को सच मानेगा, तेरी नहीं। और भी बहुत कुछ नंदिनी कव्या को सुनाती रही। कव्या ने कुछ नहीं कहा। उसका मोबाइल तकिए के नीचे रिकॉर्डिंग कर रहा था। शाम को रोहित आया। नंदिनी ने फिर वही पुराना खेल खेला। आज इसने मुझे धक्का दिया, मुझे घर से निकालने की धमकी दी। रोहित का चेहरा तमतमा उठा। कव्या, ये क्या सुन रहा हूं मैं? कव्या ने पहली बार बिना कांपे कहा, आप जो सुन रहे हैं वो सच नहीं है। तो सच क्या है? कव्या ने मोबाइल निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन आंखें नहीं। सच ये है। उसने रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में नंदिनी की वही आवाज गूंज उठी। अगर तुम गई तो मैं रोहित को ऐसा भड़काऊंगी कि वो तुम्हें कभी वापस नहीं बुलाएगा। रोहित जैसे पत्थर का हो गया। उसने नंदिनी की ओर देखा। ये क्या है? नंदिनी घबरा गई। ये एडिट किया है, झूठ है। लेकिन रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज साफ थी। उसकी धमकी, उसका अहंकार सब सामने था। आन्या दरवाजे के पास खड़ी थी। वो डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की चमक थी। रोहित की आवाज धीमी हो गई। नंदिनी भाभी, आपने ऐसा क्यों कहा? नंदिनी पहली बार असहज हुई। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये मजाक नहीं है, रोहित ने कठोर स्वर में कहा। कमरे में पहली बार संतुलन बदलता महसूस हुआ। कव्या ने कोई विजय का भाव नहीं दिखाया। वो सिर्फ थक चुकी थी। मैं झगड़ा नहीं चाहती, उसने धीमे से कहा। बस मेरी बेटी को डर में मत रखिए। रोहित की नज़र पहली बार आन्या पर गई। वो कोने में खड़ी कांप रही थी। उसके मन में कुछ टूटा। नंदिनी समझ गई उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर एक चाल नाकाम हुई है तो अगली और खतरनाक होगी। लेकिन अब एक फर्क था। कव्या अकेली नहीं थी। सच की पहली दरार पड़ चुकी थी। रिकॉर्डिंग के बाद घर का माहौल बदल तो गया था, लेकिन पूरी तरह नहीं। रोहित के मन में शक की दीवार खड़ी हो चुकी थी, पर वो अभी भी सच को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। नंदिनी ने महसूस कर लिया था कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। अब उसे आखिरी निर्णायक वार करना था। 2 दिन तक उसने असामान्य शांति बनाए रखी। ना झगड़ा, ना ताना। रोहित को लगा शायद सब ठीक हो रहा है, लेकिन वो तूफान की तैयारी थी। एक शाम जब रोहित देर से घर लौटा तो उसने देखा नंदिनी कमरे में बैठी रो रही है। उसके हाथ पर हल्का सा पट्टा बंधा हुआ था। क्या हुआ? रोहित घबरा गया। नंदिनी ने टूटी आवाज में कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। आज तो इसने हद कर दी। रोहित का दिल धड़क उठा। किसने? कव्या ने? नंदिनी ने सिर झुका लिया। उसने मुझे धक्का दिया, कहा कि मैं इस घर को तोड़ रही हूं। मैं तो बस सबको साथ रखना चाहती थी। उसी समय कव्या रसोई से बाहर आई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। मैंने कुछ नहीं किया, उसने शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा। नंदिनी अचानक खड़ी हो गई। झूठ मत बोल, अगर तू इतनी ही दुखी है तो क्यों नहीं चली जाती? रोहित फिर उलझ गया। एक तरफ रिकॉर्डिंग का सच, दूसरी तरफ सामने बहता आंसू। आन्या दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। तभी अचानक नंदिनी लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। मुझे चक्कर आ रहा है। रोहित दौड़ा, कव्या भी आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, नंदिनी ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे मत छुओ। कुछ ही देर में पड़ोसी इकट्ठा हो गए। नंदिनी ने सबके सामने कहा, मैंने इसे हमेशा बहन माना, लेकिन इसने मुझे धक्का दिया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कव्या का गला सूख गया। वो चाहती तो चिल्ला सकती थी, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सीधा रोहित की ओर देखा। आप सच जानना चाहते हैं? रोहित चुप रहा। तो कैमरा चेक कर लीजिए। सब चौंक गए। कैमरा? पूछा रोहित ने। हाँ, कव्या बोली।
मैंने पिछले हफ्ते ड्राइंग रूम में छोटा सा कैमरा लगवाया था। मुझे डर था और आज शायद उसका जवाब मिल जाए। नंदिनी का चेहरा फिर उड़ गया। रोहित तुरंत कमरे में गया। सीसीटीवी की फुटेज चलाई गई। वीडियो में साफ दिख रहा था, नंदिनी खुद पीछे हटते हुए गिरने का नाटक कर रही थी। कव्या तो उससे दूर खड़ी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित की आंखों से जैसे पर्दा हट गया। उसने धीरे से कहा, भाभी, ये आपने क्या किया? नंदिनी कुछ बोल नहीं पाई। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था। पड़ोसी चुपचाप निकल गए। घर में पहली बार सच पूरी तरह सामने था। आन्या दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मम्मा, अब कोई नहीं मारेगा ना? कव्या ने उसे सीने से लगाया। नहीं बेटा, अब कोई नहीं। रोहित दीवार से टिक गया। उसे एहसास हो रहा था कि उसने किन शब्दों, किन थप्पड़ों और किन शकों से अपनी ही दुनिया तोड़ी है। नंदिनी समझ गई थी उसकी आखिरी चाल भी नाकाम हो चुकी है। सीसीटीवी की फुटेज ने घर की नींव हिला दी थी। जिस सच को कव्या महीनों से सहती आ रही थी, वो अब सबके सामने था। कमरे में भारी खामोशी थी। रोहित की आंखें झुकी हुई थीं। नंदिनी पहली बार निरुत्तर थी। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? रोहित की आवाज अब गुस्से से नहीं बल्कि टूटन से भरी थी। नंदिनी कुछ क्षण चुप रही, फिर अचानक उसका स्वर बदल गया। हाँ, किया मैंने, क्योंकि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं रही थी। सब चौंक गए। जब से ये आई है, सबका ध्यान इसी पर है। मैं क्या हूं, बस एक परछाई? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। कव्या स्तब्ध थी। उसे पहली बार समझ आया ये सिर्फ जलन नहीं बल्कि असुरक्षा थी। लेकिन जो बीत चुका था उसका दर्द मिट नहीं सकता था। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता था, लेकिन आपने खुद ही उसे तोड़ दिया। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, पर उनमें पछतावा कम, आहत अहंकार ज्यादा था। तो अब निकालोगे मुझे घर से? उसने चुनौती दी। रोहित चुप रहा। सरोज देवी आगे आईं। नंदिनी, गलती हर इंसान से होती है, पर किसी मासूम बच्चे को डर में रखना, घर तोड़ना, ये गलती नहीं, पाप है। आन्या माँ के पीछे छिपी हुई थी। उसकी आंखों में अब भी डर था। रोहित ने पहली बार अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, आन्या, पापा से गलती हुई। आन्या कुछ नहीं बोली। वो बस माँ का हाथ कसकर पकड़े रही। ये खामोशी किसी भी शब्द से भारी थी। कव्या के भीतर भावनाओं का सैलाब था। गुस्सा, दर्द, अपमान और कहीं गहराई में थकी हुई करुणा। मैंने कभी आपका घर छीनने की कोशिश नहीं की, उसने नंदिनी से कहा। मैं तो बस अपना घर बचाना चाहती थी। नंदिनी ने नजर फेर ली। रोहित ने दृढ़ स्वर में कहा, अब फैसला होगा, सच के आधार पर। उसने नंदिनी से कहा, कुछ समय के लिए आपको मायके जाना होगा। सबको सोचने का वक्त चाहिए। ये सजा नहीं थी, लेकिन साफ संदेश था। नंदिनी ने तिरस्कार से हंसने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कांप रही थी। वो कमरे से बाहर चली गई। घर में अजीब सी शांति थी, लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं, टूटे रिश्तों की थी। रात को रोहित कव्या के पास आया। मैंने तुम्हें सुना नहीं, समझा नहीं और भरोसा भी नहीं किया। कव्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो कमजोर नहीं लग रही थी। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में वक्त लगता है, उसने शांत स्वर में कहा। रोहित ने सिर झुका लिया। मुझे वक्त दो। कव्या ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ आन्या को देखा। उसकी बेटी अब भी नींद में सिहर रही थी। सबसे बड़ा घाव उसी को लगा था। नंदिनी के मायके जाने के बाद घर में पहली बार शांति थी, लेकिन ये शांति सहज नहीं थी। हर दीवार जैसे बीते हुए शब्दों की गूंज संजोए खड़ी थी। आन्या अब भी अचानक आवाज सुनकर चौंक जाती थी। रात में वो नींद में सिहरती, कभी कभी रोते हुए माँ को ढूंढती। हर बार कव्या उसे सीने से लगाकर वही वादा दोहराती, अब कोई तुम्हें डराएगा नहीं। रोहित बदलने की कोशिश कर रहा था। वो जल्दी घर आने लगा। आन्या के साथ बैठता, उसे कहानियां सुनाता, लेकिन जब भी वो कव्या के सामने आता, उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई देता। एक रात उसने हिम्मत करके कहा, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। कव्या ने सीधे उसकी ओर देखा। चोट सिर्फ शरीर पर नहीं लगी थी रोहित, भरोसा भी टूटा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे लगा था भाभी गलत नहीं हो सकती,
रोहित ने धीमे स्वर में कहा। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारी बात भी सच हो सकती है। यही सबसे बड़ा दर्द था, कव्या बोली। मैं अकेली पड़ गई थी अपने ही घर में। रोहित की आंखें भर आईं। मैं सुधारना चाहता हूं सब। कव्या ने गहरी सांस ली। सुधार शब्दों से नहीं होगा, समय से होगा और व्यवहार से। दिन बीतते गए। रोहित ने सचमुच बदलाव दिखाया। उसने घर में परामर्शदाता यानी काउंसलिंग की बात उठाई। पहले तो उसे झिझक हुई, लेकिन वो गया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ वो सिर्फ नंदिनी के झूठ का शिकार नहीं था, बल्कि अपने ही अहंकार का बंदी था। कुछ हफ्तों बाद नंदिनी वापस आई। चेहरा शांत था, लेकिन पहले वाली कठोरता गायब थी। उसने कव्या के सामने सिर झुका दिया। मैंने गलत किया। मुझे लगा था अगर तुम्हें नीचे दिखाऊंगी तो मैं ऊपर हो जाऊंगी। कव्या चुप रही। माफी सुनना आसान था, भरोसा करना नहीं। आन्या दूर खड़ी थी। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हें डराया, माफ कर दो। आन्या माँ के पीछे छिप गई। ये दृश्य नंदिनी के लिए किसी दर्पण से कम नहीं था। सरोज देवी ने कहा, घर तब बनता है जब हर कोई अपनी गलती स्वीकार करे। उस रात कव्या देर तक जागती रही। वो सोच रही थी, क्या सिर्फ इसलिए इस घर में रहना चाहिए क्योंकि सच सामने आ गया, या इसलिए कि अब बदलाव की कोशिश हो रही है। सुबह उसने अपना निर्णय लिया। मैं इस घर में रहूंगी, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। मेरी बेटी का सम्मान और सुरक्षा सबसे पहले होगी। अगर फिर कभी वही दोहराया गया तो मैं चली जाऊंगी, बिना डरे। उसकी आवाज में अब मजबूती थी। रोहित ने सिर हिलाया। अब ऐसा कभी नहीं होगा। नंदिनी ने भी स्वीकार में सिर झुका दिया। आन्या ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। वो माँ की गोद से उतरकर धीरे धीरे कमरे में चली गई। उसकी चाल अब भी सावधान थी, लेकिन डर पहले जैसा नहीं था। ये कहानी सिर्फ अत्याचार की नहीं थी, ये जागने की कहानी थी। सच का सामना करने की कहानी और एक माँ के साहस की कहानी। क्योंकि जब एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो सिर्फ खुद को नहीं, अपनी अगली पीढ़ी को भी बचाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप कौन से शहर से हमारी कहानी को देख रहे हैं, और हमारे चैनल पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कल फिर मिलते हैं किसी और एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे।